जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी छात्रों को मेरा सत श्री अकाल, राम राम। मेरे सारे स्टूडेंटों को तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए शुरू करूंगा एक ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय कृषि। देखो, भारतीय कृषि जो है हर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ओनली क्लास नो बकवास से। चलो शुरू करते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। भारतीय कृषि, देखो भारतीय कृषि की अगर मैं बात करूं तो भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश। कैसा देश है प्यारे विद्यार्थियों? कृषि प्रधान देश। क्योंकि भारत की 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। ठीक है, ये दो बातें याद रखेंगे। अगर आपसे कहा जाए एशिया महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का कृषि प्रधान देश, तो याद रखेंगे इटली। कौन सा देश है प्यारे विद्यार्थियों? इटली। देखो तीन बातें यहां तक सीखी हम लोगों ने। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। क्यों? क्योंकि यहां की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और अगर आपसे ये कहा जाए यूरोप का भारत की तरीके से कृषि प्रधान देश कौन सा, तो क्या कहोगे? इटली। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की कृषि का जीडीपी में योगदान, भारत की कृषि का किस में योगदान? जीडीपी में। योगदान किस में? जीडीपी में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की कृषि का जीडीपी में योगदान, बहुत ध्यान से अगर मैं बात करूं 1952 और 53 की, तो उस समय भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान था आपका 55%। कितने परसेंट योगदान था? 55%। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों 2020 2021 की, उस समय भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान था 17.8%। और अगर अब की बात करूं मैं, तो अब भारतीय कृषि का मतलब सन 2021 और 22 में जीडीपी का कृषि का जीडीपी में योगदान तो कितना था? तो क्या कहोगे? 19.9%, लगभग 19%। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। यहां तक क्या पढ़ा? भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 55% जनसंख्या आपकी कृषि पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कि एशिया में तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में कौन है? इटली। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? पो नदी को। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताया कि भारतीय कृषि का जीडीपी में कब कब और कब कब कितना योगदान रहा है। ठीक है, तो वो आपके साथ में डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखो भारतीय भारतीय कोई भी व्यक्ति है उसकी आय की गणना करता है, आय की गणना, तो क्या कहोगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सांख्यिकी सांख्यिकी संगठन।
भारत की किसी भी व्यक्ति की आय की गणना कौन करता है? तो क्या कहोगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर आपसे मैं बात करूं, देखो इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्षेत्र। 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से बनाए? 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से? एक तो क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र, एक क्या कहोगे? द्वितीय क्षेत्र, और एक क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र। इस प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रखा क्या क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या रखी गई है? कृषि। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या रखा गया? तो क्या कहोगे? उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र में क्या रखा गया? तो क्या रखोगे? सेवा। सेवा का मतलब जिसे वायुयान कहते हैं, डॉक्टरी, समाज सेवा, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आता है प्यारे विद्यार्थी? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ये बात आप लोग याद रखोगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारत के क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा? तो क्या कहोगे? 3। 3 कौन कौन से? एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? हमारी कृषि। द्वितीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय क्षेत्र में क्या है? हमारे उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में क्या आप लोगों की? सेवा। सेवा का मतलब जैसे कि एयरलाइन सेवा होगी, बैंकिंग सेवा होगी, ये सारे के सारे। बैंकिंग सेवा, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, बैंकिंग सेवा, वायुयान सेवा, ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो क्या कहोगे? थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो किसी भी व्यक्ति की भारत में आय की गणना कौन करता है? तो क्या कहोगे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय कृषि क्षेत्र को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? तो क्या कहोगे? 3। 3 कौन कौन से? एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या रखा गया? तो क्या कहेंगे? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में क्या रखा गया? तो क्या कहेंगे? उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र में क्या रखा गया? तो क्या कहोगे आप लोग? सेवा। जैसे कि एयरलाइन सेवा होगी, डॉक्टरी की सेवा होगी, ये सारे के सारे किस क्षेत्र में रखे गए? तो क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र में। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं भारतीय कृषि की, देखो भारत की जो कृषि है, भारत की जो कृषि है वो 55% तो आपकी जलवायु पर निर्भर है। 55% किस पर निर्भर है? जलवायु। और उसके बाद बचा 45%। 45% क्या है? संचित, यानी कि जिसे हम खुद सींच करके पानी देते हैं, वो कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो क्या कहोगे? 45%। अगर मैं परसेंटेज की ही बात करूं तो अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर आपके, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर आपकी कृषि है? तो क्या कहोगे? 51% भाग पर कुल हम कृषि करते हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि कितने प्रतिशत भाग पर हम लोग वन उगाते हैं, तो वन की अगर मैं बात करूं, वन तो भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है? तो क्या कहोगे? 21% हिस्से पर। और अगर आपसे कहा जाए कितने प्रतिशत भूमि हमारी बंजर है, बंजर, तो क्या कहोगे? 24%। और अगर आपसे कहा जाए चरागाह कितने प्रतिशत पे है, मतलब जो मैदान है वो कितने प्रतिशत पर है? 4%। इतनी बातें भी आप लोग इस स्लाइड से याद रखोगे। क्या क्या? भारत की जो कृषि है वो जलवायु पर कितनी आधारित है? तो क्या कहोगे? 55%। और संचित जो है वो कितनी आप लोगों की? 45%। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की जो परसेंटाइल का जो एक स्लाइड है
कृषि कितने प्रतिशत भाग पर होती है, तो क्या कहोगे 51% भाग पर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वन कितने प्रतिशत भाग पर उगाए जाते हैं, तो क्या कहोगे 21% भाग पर। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि बंजर कितने प्रतिशत भूमि है हमारी, तो क्या कहोगे 24% भाग। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हम लोग वन कितने प्रतिशत भाग पर उगाते हैं, तो क्या कहोगे 4%। वन नहीं प्यारे विद्यार्थी, चरागाह कितने प्रतिशत पे है, तो क्या कहोगे 4%। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, भारत में जो है वो दो प्रकार की फसलें उगती हैं। कितने प्रकार की फसलें, दो प्रकार की। एक तो क्या कहोगे खाद्यान्न फसलें, जो हम लोग उगाते हैं 55% लगभग। ये खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, चावल, दाल। गेहूं, चावल और क्या कहोगे दाल। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वाणिज्यिक फसलें, भारत कितने प्रकार की फसलें उगाता है, दो प्रकार की। एक तो खाद्यान्न फसलें और दूसरी क्या कहोगे वाणिज्यिक फसलें। ये कितने प्रतिशत उगाता है, तो क्या कहोगे 45%। वाणिज्यिक फसलें जो है वो कितने प्रतिशत उगती है, तो क्या कहोगे 45%। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, बहुत ही बढ़िया सवाल बनेगा, अगर आपसे कहा जाए कि हमारी वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी, तो क्या कहोगे कपास और क्या कहोगे जूट। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, एक तो कपास, दूसरा क्या याद रखोगे जूट। ठीक है, इस स्लाइड को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से लिखें। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर लगभग कृषि की जाती है, तो क्या कहोगे 55% भाग पर। उसके बाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आय की गणना कौन करता है, तो क्या कहोगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारत के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला भाग क्या कहोगे प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा भाग क्या कहोगे द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या कहोगे तृतीय क्षेत्र। अगर मैं प्राथमिक भाग की बात करूं तो प्राथमिक भाग में किसे रखा गया कृषि, और द्वितीय भाग में किसे रखा गया, द्वितीय क्षेत्र में किसे रखा गया, तो क्या कहेंगे उद्योग धंधे, और तृतीय क्षेत्र में किसे रखा गया, तो क्या कहोगे सेवा। सेवा वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपकी एयरलाइन सेवा हो, चाहे वायुयान सेवा हो, चाहे बैंकिंग सेवा हो, चाहे चिकित्सा सेवा हो, ये सारी की सारी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई, तो क्या कहोगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया कि भारत की टोटल भूमि पर, भारत की टोटल भूमि पर दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, एक तो वाणिज्यिक फसलें और एक क्या कहोगे खाद्यान्न फसलें। अगर खाद्यान्न फसलों की मैं बात करूं तो वो कितना आपका 55%, और वाणिज्यिक फसलों की अगर मैं बात करूं तो वो कितना 45%। अगर आपसे कहा जाए कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, तो क्या कहोगे गेहूं है, चावल है, ये सारी की सारी फसलें कैसी हैं आपकी खाद्यान्न फसलें। और वाणिज्यिक फसलों की अगर मैं बात करूं, मतलब जो साथ के साथ मार्केट में बिकती है और साथ के साथ हम लोगों को पैसा मिलता है, तो वे कौन कौन सी है, तो क्या कहोगे कपास और क्या कहोगे जूट। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत जो है, भारत के टोटल 100% भाग पर उसे अगर डिवाइड किया जाए तो 51% भाग पर तो क्या होती है कृषि होती है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 21% भाग पर क्या है, यहाँ वन है, और 24% भाग यहाँ कैसा है बंजर, और 4% भाग कैसा है, तो क्या कहोगे आप लोग चरागाह। ठीक, यहां तक आप लोगों का मैं डिस्कस किया था। भारत में दो प्रकार की फसलें उगती हैं, एक तो खाद्यान्न फसलें और एक क्या कहोगे वाणिज्यिक फसलें। खाद्यान्न फसलों की अगर मैं बात करूं तो कितना कहोगे 55%, और वाणिज्यिक फसलों की अगर मैं बात करूं तो कितना कहोगे 45%। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को
ज्योग्राफी की सीरीज आचार्य सुपर 20 प्रोवाइड करा रहा है, उधर करंट की सीरीज चल रही है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। और डेली टू डेली आप लोगों को करंट की भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आचार्य सुपर 20 प्रोवाइड करा रहा है। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों आचार्य सुपर 20 से जुड़े रहें, ये भी एग्जाम की तैयारी में आप लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए बहुत ही ध्यान से, भारत में कृषि पौधा, भारत में कृषि पौधा, देखो भारत में जो कृषि पौधा है उसकी जो जलवायु है वो बिल्कुल अलग अलग है। प्रत्येक पौधे की जो जलवायु है वो क्या है आपकी अलग अलग, क्या कहोगे अलग अलग। भारत में मतलब जितने भी पौधे उगते हैं उन सब की जलवायु बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि गेहूं किस जलवायु का पौधा है, गेहूं, तो क्या कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का। मतलब गेहूं किस में उगता है तो क्या कहेंगे सर्दी में। और अगर आपसे कहा जाए चावल कैसी जलवायु का पौधा है, चावल, तो क्या कहोगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु का। तो ये किस में उगता है, गर्मियों में। ये किस में उगता है, गर्मियों में उगता है। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद चलेंगे। देखो यहां क्या है, भारत में जो है जितने भी पौधे उगते हैं सब अलग अलग जलवायु के अनुसार उगते हैं। तो भारत में अगर मैं बात करूं, देखो गेहूं और चावल ही आप लोगों का मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं किस किस जलवायु का पौधा है, तो क्या कहोगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का। मतलब गेहूं कौन से मौसम में उगता है वो सबको पता है, तो क्या कहोगे आप लोग सर्दी के मौसम में। और अगर चावल आपसे कहा जाए तो चावल कैसी जलवायु का पौधा है, तो क्या कहोगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ये कौन सी मौसम में उगता है, तो क्या कहोगे गर्मियों की मौसम में। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगर मैं अब आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि प्रॉब्लम क्या है, भारत कृषि प्रधान देश तो है लेकिन यहां प्रॉब्लम भी बहुत है। भारतीय कृषि की प्रॉब्लम, सबसे पहले यहां की अधिकतर खेती मानसून पर आधारित है। यहां अधिकतर खेती मानसून पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात, यहां भंडारण की कमी है, मतलब हम फसलें तो उगा लेते हैं, उनके भंडारण की कमी है। यहां जो हम लोगों को प्राप्त होते हैं निम्न गुणवत्ता वाले बीज, मतलब अच्छे बीज हम लोगों की फसल उगाने के लिए यहां पर्याप्त नहीं होते हैं, तो निम्न गुणवत्ता वाले बीज। चौथी बात, पुराने ढंग से कृषि उगाना, पुराने तरीकों से कृषि उगाना, तरीकों से खेती करना। ये सारे की सारी प्रॉब्लम हमारे इंडिया के कल्चर में है, जिसके कारण हम उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे यहाँ कितने प्रकार की प्रॉब्लम है, तो क्या कहोगे चार प्रकार की प्रॉब्लम। क्या क्या, सबसे पहले यहाँ की जो अधिकतर खेती है वो मानसून पर आधारित है, मतलब बारिश होगी तो खेती करेंगे, नहीं तो अदरवाइज खेती नहीं करेंगे। उसके बाद मान लिया हम खेती भी कर लेते हैं तो हमारे यहाँ भंडारण की कमी है, यानी कि इकट्ठा करके जो बीज या आप लोगों का भंडार रखे जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तीसरा क्या कहोगे आप लोग, निम्न गुणवत्ता वाले बीज, मतलब यहाँ की भूमि के लिए, कृषि के लिए अच्छे बीज यहाँ पर नहीं मिलते हैं। चौथा क्या कहोगे आप लोग, क्या कहोगे पुराने तरीके से यहां पर कृषि की जाती है, वो सभी को पता है, सारी की सारी प्रॉब्लम आप सबको पता है। तो इसे कॉपी में लिखें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों,
भारतीय मानसून के अनुसार यहां पर फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया है। भारतीय ऋतु के अनुसार फसलें 3 हिस्सों में डिवाइड है। 3 हिस्से कौन कौन से? रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां दोनों बातें याद रखेंगे, एक तो बुआई और एक याद रखेंगे कटाई, कि रबी की फसल कब बुआई होती है और कब इसकी कटाई कर दी जाती है। तो रबी की फसल जो बुआई होती है तो क्या कहोगे? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। यहां पर इसकी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होगी तो क्या कहेंगे? मार्च अप्रैल। कटाई कब होगी तो क्या याद रखोगे? मार्च अप्रैल। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आएंगी ये भी बात आप लोग याद रखोगे। गेहूं, जो गेहूं, चना। गेहूं देखो पता है आपको सर्दियों में बोया जाता है, गेहूं, चना, सरसों, सरसों, नंबर 4 पर मटर, और 5 पे क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? आलू। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, क्या कहोगे? 5 पर आलू। पूछ लेगा कि आलू किस फसल की फसलें हैं, रबी की, खरीफ की या जायद की। तो देखो ये याद रखोगे, जो रबी की फसल है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है तो क्या कहोगे? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब की जाती है तो क्या कहोगे? मार्च, और क्या कहोगे? अप्रैल में। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, बच्चों ध्यान से बिल्कुल, अगर आपसे कहा जाए कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गेहूं, चना, सरसों, मटर, और क्या कहोगे? आलू। फिर उसके बाद अगर मैं खरीफ की फसल की बात करूं तो यहां बुआई, और यहां क्या कहेंगे? कटाई। बुआई कब करेंगे? देखो बताओ जरा, जून जुलाई। जून जुलाई। बुआई कब करेंगे? जून और क्या? जुलाई। और कटाई कब करेंगे तो क्या कहेंगे? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी तो क्या कहोगे? कपास। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी तो क्या कहोगे? कपास। दूसरी क्या कहोगे? बाजरा, जूट, मक्का। बाजरा, जूट, मक्का, गन्ना, बाजरा, बाजरा, जूट, मक्का, उड़द। ये सारी की सारी जो 5 फसलें, देखो जो किसान के घर में पैदा हुआ है वो इन सबको जानता है कि कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। अगर मैं जायद की फसल की बात करूं तो जायद में क्या कहोगे? देखो मार्च में बोई जाती है, और उसके बाद ध्यान दो जरा, जितनी भी बेल पर फसलें उगती हैं, मतलब इसकी अगर मैं बुआई की बात करूं तब कब बुआई होगी तो मार्च में बोई जाती है और जून में कटाई कर ली जाती है। मतलब सबसे छोटे समय में उगने वाली फसलें कौन सी है? जायद की फसलें। जो भी आपका बेल पर लगता है, बेल पर, वही किसके अंतर्गत आता है? आपका जायद के अंतर्गत। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं तो याद रखोगे आप लोग? जायद की फसलें। देखो मैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ, क्या डिस्कस किया कि भारतीय ऋतु के अनुसार यहां पर जो फसलें हैं वो 3 प्रकार में डिवाइड है। एक तो रबी की फसलें, एक खरीफ की फसलें, और एक क्या कहोगे? जायद की फसलें। अगर आपसे रबी की फसलें पूछी जाए तो क्या कहोगे? इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में होगी और कटाई आपकी मार्च अप्रैल में हो जाएगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी तो क्या कहोगे? गेहूं आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा, मटर आएगा और आलू आएगा। उसके बाद अगर आपसे खरीफ की मैं बात करूं तो खरीफ कब बुआई होती है तो क्या कहोगे आप लोग? खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई कब हो जाती है? नवंबर और दिसंबर में। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा तो क्या कहोगे आप लोग? कपास आएगा, बाजरा आएगा, जूट आएगा, मक्का आएगा, और क्या? उड़द आएंगे। फिर उसके बाद जायद की अगर मैं फसलों की बात करूं तो सबसे कम समय में उगने वाली फसलें तो कौन सी तो क्या कहोगे? जायद की फसलें। इनकी बुआई आपकी मार्च में होगी लेकिन कटाई कब होगी? जून में। इसके अंतर्गत वे फसलें आती हैं जो बेल पर लगती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ककड़ी
होगी, खीरा हो गया, तरबूज हो गया और क्या, करेला हो गया। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो इसके बाद कुछ टर्म समझेंगे। देखो अगर मैं भारत की कृषि की बात करूं तो भारतीय कृषि से रिलेटेड यहां एक बात याद रखोगे, फसल चक्र। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो और भी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड होती है। बस ये कि धीरे 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 आप लोगों के सहयोग से एक दिन डिजिटल बोर्ड भी जरूर होगा। फसल चक्र। दूसरी बात क्या याद रखोगे आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट खेती। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती। तीसरा याद रखोगे झूम की खेती। चौथा याद रखोगे सीढ़ी नुमा खेती। क्या कहोगे, सीढ़ी नुमा खेती। चलो सबसे पहले अगर मैं फसल चक्र की बात करूं तो क्या कहोगे, कर्मानुसार फसल उगाना। फसल उगाना एक भूमि के एक भूमि के हिस्से में एक भूमि के हिस्से में कर्मानुसार फसल उगाना क्या कहलाता है आप लोगों का, फसल चक्र। कॉन्ट्रैक्ट खेती की अगर मैं बात करूं तो देखो जो आज के समय में चल रही है, तो क्या कहोगे, इसमें अनुबंध होता है किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, ये अनुबंध, कि एक साल के लिए भूमि रखी जाती है, एक साल के लिए भूमि रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक साल बाद कॉन्ट्रैक्ट पैसा देता है किसानों को। ठीक है। उसके बाद झूम की खेती कहां होती है, तो क्या कहोगे, पूर्वोत्तर राज्य में। सबसे अधिक कहां, नागालैंड। ये पेपर में आता है। देखो बच्चों यहां क्या काम करेंगे, झूम की खेती के लिए क्या होती है कंडीशन की, पेड़ जो है पेड़ों को काटकर कुछ समय के लिए भूमि छोड़ दी जाती है। भूमि छोड़ दी जाती है और फिर दोबारा उस पर कृषि की जाती है। और ये जो कृषि की जाती है यही क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी, झूम की खेती। इतनी बात आप लोग याद रखोगे क्या, कि पूर्वोत्तर राज्य, एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य, या पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पर किसकी खेती की जाती है, झूम की खेती। कौन से राज्य में की जाती है, तो क्या कहोगे, नागालैंड। ये है क्या, वहां पर पेड़ों को काट करके कुछ समय के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा उसी के भाग पर क्या की जाती है प्यारे विद्यार्थी, कृषि। और वो जो कृषि की जाती है वही क्या कहलाती है आप लोगों की, झूम की खेती। और अगर आपसे कहा जाए सीढ़ी नुमा खेती, देखो ये कहां की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके। और सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं, पानी को रोक करके। सीढ़ी नुमा खेत बना करके।
और सीढ़ी नुमा खेत किस लिए बनते हैं, तो क्या कहोगे, पानी को रोकने के लिए। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो फसल चक्र क्या है, तो क्या बताया आप लोगों को, कर्मानुसार एक फसल का उगाना क्या कहलाता है, एक ही भूमि के एक हिस्से में, वो क्या कहलाएगा आपका फसल चक्र। फिर उसके बाद बताया मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो आज के समय में चल रही है। मतलब किसान क्या काम करता है, कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे अपना भूमि को दे देता है और उसे कहता है कि भाई आप फसल उगाओ, और उस फसल का लास्ट में यानी कि साल के आखिर में या 2 साल के आखिर में जितना भी पैसा होगा हिस्सेदारी के अनुसार आप अपना पैसा रखो, हमें अपना पैसा दे दो। तो यही खेती क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्ट्रैक्ट खेती। फिर उसके बाद अगर कहा जाए आप लोगों से झूम की खेती, तो क्या कहोगे, ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि झूम की खेती करने वाला एकमात्र राज्य, तो क्या कहोगे, नागालैंड। वहां क्या है कि वहां पर पेड़ों को कुछ समय के लिए काट दिया जाता है और कुछ समय काटने के बाद वहां पर कुछ समय के लिए भूमि छोड़ दी जाती है, जिससे कि उसकी उर्वरकता बढ़ जाए, और जब उसमें दोबारा खेती की जाती है वो खेती क्या कहलाती है आप लोगों को, झूम की खेती। फिर अगर आपसे कहा जाए सीढ़ीनुमा खेती, तो क्या कहोगे, यह खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। क्यों की जाती है बच्चों, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आपको पता है कि पानी की कमी है, उस पानी को कुछ समय तक रोकने के लिए वहां क्या बनाई जाती है, सीढ़ीनुमा खेत। तो सीढ़ीनुमा खेत की खेती कहां की जाती है, तो क्या कहोगे, पर्वतीय क्षेत्रों में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति, कृषि के लिए क्रांति। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं चूकेगा, क्योंकि इसी के बाद आप लोगों को मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा। देखो कृषि के लिए क्रांति, सबसे पहली अगर मैं बात करूं कृषि क्रांति की, तो एक हरित क्रांति। अभी पैट में भी अभी जो 2-3 दिन पहले पेपर हुआ है, यहां से सिल्वर क्रांति पूछी थी प्यारे बच्चों, तो सारी की सारी क्रांति मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो हरित क्रांति को 2 भागों में बात करेंगे, एक तो विश्व की, एक तो हरित क्रांति विश्व की और एक हरित क्रांति भारत की। हरित क्रांति भारत की। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की क्रांति, देखो यहां कृषि की गुणवत्ता के लिए यह जो क्रांति की गई थी वो किसके लिए की गई थी, कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कब शुरू हुई थी, तो क्या कहेंगे 1965 में। स्थान क्या था, कनाडा प्लस मैक्सिको में इसे शुरू किया गया था। और इसके फादर कौन थे, जनक। तो इसके जनक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे, नॉर्मन, क्या कहोगे, नॉर्मन बोरलॉग। इतनी बातें आप लोग विश्व की हरित क्रांति से याद रखेंगे। ये 4 ही सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो मेन सवाल क्या है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या याद रखोगे, नॉर्मन बोरलॉग। अगर मैं इंडिया की बात करूं, देखो इंडिया में जो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में, किसके लिए, वही कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो क्या याद रखोगे, जनक तो कौन है, एम एस स्वामीनाथन।
एम एस स्वामीनाथन, इसका प्रभाव पड़ा दो फसलों पर, एक तो गेहूं और एक क्या कहोगे, चावल। हरित क्रांति के बाद देखो ध्यान दियो, जो गेहूं की फसल थी वो पहले के अनुसार 5 गुना बढ़ी, 5 गुना बढ़ी। और जो चावल की फसल थी, चावल, ये पहले के अनुसार 3 गुना बढ़ी। तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो क्या कहोगे, गेहूं पर, और उसके बाद क्या कहोगे, चावल पर। देखो यहां में 2 प्रकार की हरित क्रांति डिस्कस की, एक तो भारत की हरित क्रांति और एक क्या कहोगे, विश्व की हरित क्रांति। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की हरित क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो क्या कहोगे, मैक्सिको और कनाडा। जनक कौन थे, तो याद रखोगे एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहां से देखो नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत की मैं बात करूं तो कौन है प्यारे विद्यार्थी, एम एस स्वामीनाथन। देखो इसका प्रभाव 2 फसलों पर पड़ा। 2 फसलें कौन कौन सी थी, एक तो आपकी गेहूं की फसल और दूसरी क्या कहोगे, चावल की फसल। जो गेहूं की फसल थी, हरित क्रांति के बाद 5 गुना, यानी कि 5 गुना इंक्रीजिंग हुआ गेहूं की फसल में। और उसके बाद चावल की फसल में कितना इंक्रीजिंग हुआ, तो क्या कहोगे, 3%। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्रांति डिस्कस करूंगा जहां से सवाल पूछा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण क्रांति। एक साइड क्रांति और एक साइड क्षेत्र। हरित क्रांति तो इसका संबंध किससे, खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति तो क्या कहोगे, दुग्ध उत्पादन। अमृत क्रांति तो अमृत क्रांति को क्या कहोगे आप लोग, नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू। लाल क्रांति तो क्या कहोगे, टमाटर और मांस। टमाटर, दूसरा क्या कहोगे, मांस। गुलाबी क्रांति तो क्या याद रखोगे, झींगा मछली। नीली क्रांति तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य है। रजत क्रांति तो क्या याद रखोगे आप लोग, रजत का संबंध किससे है, तो क्या याद रखोगे, अंडा। रजत का। भूरी क्रांति तो याद रखोगे उर्वरक। ये इस टेबल को बिल्कुल उंगलियों पर रखनी है आप लोगों को। फिर उसके बाद सुनहरी क्रांति, सुनहरे क्या हो रहे हैं, फल। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, फल। काली क्रांति पेट्रोल। कृष्ण क्रांति
तो याद रखेंगे बायोडीजल। क्या याद रखेंगे? बायोडीजल। ठीक है, देखो भूरी क्रांति भी होगी, सुनहरी क्रांति भी होगी, काली क्रांति भी होगी, कृष्ण क्रांति भी होगी। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए बहुत ध्यान से, इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों का योग, तो क्या कहोगे? इंद्रधनुष क्रांति। इतनी बातें इस टेबल से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है प्यारे विद्यार्थियों। हरित क्रांति तो क्या कहोगे? खाद्यान्न फसलें। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, गोल क्रांति आलू, लाल क्रांति टमाटर और मांस, गुलाबी क्रांति तो क्या कहोगे? झींगा मछली, नीली क्रांति क्या कहोगे आप लोग? मत्स्य, रजत क्रांति अंडा, भूरी क्रांति उर्वरक, सुनहरी क्रांति फल, काली क्रांति पेट्रोल, कृष्ण क्रांति बायोडीजल। सभी क्रांतियों का योग कौन सी क्रांति प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखेंगे आप लोग क्या? इंद्रधनुषी क्रांति। और पीली क्रांति तो क्या कहोगे? तिलहन। क्या कहोगे? तिलहन। ये थी आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति प्यारे विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहां से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं चूकेगा, तो चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के जनक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप लोग लिखें। ठीक, चलो यहां एक साइड क्रांति और एक साइड जनक। देखो अगर मैं नीली क्रांति की बात करूं तो जो भगवान कृष्ण थे वो कैसे थे? नीले। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखोगे अरुण बालकृष्णन। अरुण बालकृष्णन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों श्वेत क्रांति, देखो श्वेत क्रांति ध्यान से, बिल्कुल श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। अरे इन्हें क्या कहा जाता है? अमूल। अमूल का जो दूध आता है ना प्यारे विद्यार्थी, वो इन्होंने बनाया था, अमूल के जनक। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति तो कौन है? वर्गीज कुरियन। प्यारे विद्यार्थी एमएस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति, देखो एक बार कॉपी में लिख लो, एक बार रिवाइज कर दो, तो पूरा का पूरा लेक्चर आपकी उंगलियों पर आ जाएगा। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति तो क्या कहोगे? नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रजनन, तो प्रजनन क्रांति हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। अगर आपसे कहा जाए स्वर्णिम क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, सिल्वर क्रांति याद रखेंगे इंदिरा गांधी। पीली क्रांति तो पीली क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों सैम पित्रोद।
देखो इतनी क्रांति जो है आपकी महत्वपूर्ण क्रांतियां जो आप लोग याद रखोगे। नीली क्रांति के जनक कौन है तो याद रखोगे अरुण बालकृष्णन, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, यही नहीं अमूल के जनक कहा जाता है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति तो नॉर्मन बोरलॉग। प्रजनन प्रजातंत्र क्रांति के जनक कौन है तो याद रखोगे हीरालाल चौधरी। और गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल, सिल्वर क्रांति इंदिरा गांधी और पीली क्रांति कौन है प्यारे विद्यार्थियों, सेम पित्रोद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रमुख फसलों की बात करूं तो वो भी डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ चलता चलता। प्रमुख फसलें तो सबसे पहले याद रखेंगे चावल। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, चावल। देखो चावल की अगर मैं बात करूं बच्चों, भारत में वेस्ट बंगाल, भारत में कौन सा राज्य, वेस्ट बंगाल। और विश्व में अगर मैं बात करूं प्रथम तो क्या याद रखोगे, चीन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 21.7% भाग पर चावल उगते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल। फिर उसके बाद अगर मैं गेहूं की बात करूं, देखो गेहूं में याद रखोगे, गेहूं में हमारा उत्तर प्रदेश है फर्स्ट पोजीशन पे, और विश्व में कौन है, वही चीन। उसके बाद अगर मैं तीसरी बात करूं, प्रति हेक्टेयर गेहूं में तो कौन है, पंजाब। कौन है बच्चों, पंजाब। चलो चलो सबसे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आपसे बात की जाए, देखो फसलें स्थान की, देखो दो फसलें आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी फसल क्या होगी प्यारे विद्यार्थी, देखो यूपी जो है किस किस में नंबर 1 है, यूपी आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो अपना पोजीशन रखता है, एक तो गेहूं में, दूसरा चावल में, चावल में नहीं प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं में, उसके बाद गन्ना, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, तीसरा आलू हो गया, और चौथा मसूर। आलू और चौथा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मसूर। इसमें कौन अपनी फर्स्ट पोजीशन रखता है, आपका यूपी, ठीक है। पहला गेहूं सबसे अधिक यूपी में, गन्ना सबसे अधिक यूपी में, आलू सबसे अधिक यूपी में, और मसूर सबसे अधिक कहां है, यूपी में। फिर उसके बाद दूसरा स्टेट याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान। देखो राजस्थान किस किस में फर्स्ट पोजीशन रख रहा है, तो राजस्थान आपका बाजरा, सरसों और दुग्ध उत्पादन में कौन रखता है प्यारे विद्यार्थियों, आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे डिस्कस किया जाए रबड़, देखो रबड़ में क्या कौन है, रबड़, रबड़ में, तो रबड़ में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया, तो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है रबड़ में, केरल। और अगर मैं विश्व की बात करूं तो क्या कहोगे, थाईलैंड। कौन है, थाईलैंड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो रबड़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, यूपी में, यूपी भी डिस्कस कर लिया, राजस्थान भी डिस्कस कर लिया। तो अगर मैं अगली बात करूं आप लोगों के साथ गन्ने की, तो गन्ने में याद रखोगे आप लोग बहुत ध्यान से, गन्ने में याद रखोगे बहुत ध्यान से, गन्ना। विश्व में ब्राजील, और भारत में क्या याद रखोगे, यूपी।
भारत में क्या याद रखोगे? यूपी। अगर मैं चाय की बात करूं, चाय भारत में असम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, और विश्व में चीन। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे। अगर मैं कॉफी की बात करूं, कॉफी तो भारत में कर्नाटक, विश्व में ब्राजील। विश्व में क्या कहोगे? ब्राजील। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन विश्व में अमेरिका, और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो एमपी। कौन है? एमपी। विश्व में कौन है प्यारे विद्यार्थी? अमेरिका। और इंडिया में कौन है? तो क्या कहोगे? एमपी। अगर मैं दालों की बात करूं, दालें, दालें देखो, दालें सबसे अधिक कहां उगती है प्यारे विद्यार्थी? वो आप सबको पता है, तो याद रखोगे एमपी। ठीक है, विश्व में भी कौन है आपका? एमपी, मतलब भारतीय। उसके बाद अगर आपसे मसालों के उत्पादन की बात करें, मसाले, मसाले तो मसाले सबसे अधिक कहां उगते हैं? हमारे भारत में ही। और कहां उगते हैं मसाले? अगर इंडिया की मैं बात करूं, केरल। कहां कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? केरल। अगर आपसे कहा जाए, चलो मसालों की तो बात हो गई है आपसे, अंडा, अंडा उत्पादन में तो क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। तंबाकू तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश। दूध, तो दूध में कौन है? तो याद रखोगे राजस्थान। क्या याद रखोगे? राजस्थान। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, कुछ बातें और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो देखो, यहां तक का आप लोगों के साथ मैं रिवीजन करता हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ जरा, क्या पढ़ाया था शुरू में? तो क्या कहा था? कृषि। तो क्या कहोगे कृषि के बारे में? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? तो क्या कहोगे? कृषि प्रधान देश। और भारत की कृषि में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? तो क्या कहोगे आप लोग? अपवाह तंत्र का। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो क्या कहोगे? 55% जनसंख्या। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, और एक क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो कितने परसेंट, क्या कौन सा यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि। क्योंकि कृषि जो है सबसे अधिक मात्रा में भारत में की जाती है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो क्या कहेंगे? उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? बताओ जरा। परिवहन और सेवा, जिसे किसके तहत रखा जाता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आपसे कहा जाए भारत की कितने प्रतिशत भाग पर, देखो भारत में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक तो खाद्यान्न फसलें, दूसरी क्या कहोगे? वाणिज्यिक फसलें। खाद्यान्न फसलें आपके 55% भाग पर और 45% भाग पर आपके वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बताओ जरा। गेहूं आएगा, चावल आएगा, जो हम लोग खाते हैं। और उसके बाद वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बताओ जरा यार। तो क्या कहोगे आप लोग? कपास आएगा, जूट आएगा, जिन्हें बेच करके साथ के साथ मार्केट में पैसा
सा मिलता है। फिर उसके बाद अगर आपसे परसेंटाइल की मैं बात करूं तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, तो क्या कहोगे 51% भाग पर। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन उगाए जाते हैं, तो क्या कहोगे 21% भाग पर। भारत की कितनी भूमि आपकी बंजर है, तो क्या कहोगे 24%। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर चरागाह है, तो क्या याद रखोगे 4%। फिर चलो उसके बाद में आप लोगों के साथ आगे चला, आगे आप लोगों के साथ डिस्कस किया भारत में जो फसलें हैं। सबसे पहली बात तो भारत में जो प्रत्येक पौधा है वो अलग अलग जलवायु का पौधा है। तो फिर जब अलग अलग जलवायु का पौधा है तो मुझे ये बताओ जरा, गेहूं कौन सी जलवायु का पौधा है, तो क्या कहोगे शीतोष्ण जलवायु का पौधा। और उसके बाद अगर चावल कहा जाए तो कौन सी जलवायु का पौधा है, तो क्या कहोगे आप लोग उष्ण कटिबंधीय पौधा। शीतोष्ण जलवायु का मतलब क्या कि गेहूं किस में उगते हैं, तो क्या कहोगे सर्दी में उगते हैं, और चावल किस में उगते हैं, तो क्या कहोगे गर्मी में उगते हैं। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को कि भारत में कितने प्रकार की फसलें उगती हैं, 3 प्रकार की फसलें, एक तो रबी और एक खरीफ और एक क्या कहोगे जायद। फिर उसके बाद बताया था वे बोई कब जाती है और कटाई कब की जाती है। तो उनमें एक सवाल बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि रबी और खरीफ और जायद में सबसे कम समय में उगने वाली फसल कौन सी है, तो क्या कहोगे जायद। फिर उसके बाद बताया था मैं आप लोगों के साथ कि खेतियों के प्रकार। सबसे पहले बताया था आपको कि जो खेती थी, खेती में आप लोगों को बताया था कॉन्ट्रैक्ट खेती बताया था, झूम की खेती बताया था, उसके बाद सीढ़ी नुमा खेती बताया था, और उसके बाद फसल चक्र बताया था। सबसे पहले मुझे ये बताओ फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र क्या होता है कि कर्मानुसार एक भूमि में जो फसलें उगाई जाती हैं वही क्या कहलाता है हमारा फसल चक्र। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है। तो यह खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है, और पानी को रोकने के लिए पर्वतीय जो लोग हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती का। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को झूम की खेती। झूम की खेती बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है। तो एक ऐसी खेती जहां पर पेड़ों को काट करके कुछ समय के लिए भूमि छोड़ दी जाती है, और फिर जिस भूमि से पेड़ काटे गए हैं उस भूमि पर दोबारा जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि की जाती है, झूम की कृषि। एकमात्र राज्य कौन सा जहां पर झूम की खेती सबसे अधिक होती है, तो क्या कहोगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो क्या कहेंगे कोहिमा। फिर उसके बाद बताया था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को कि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की फसलें। उसमें सबसे पहले बताया था क्रांतियां। देखो क्रांतियां हमारी 2 प्रकार की हैं भारत में। हरित क्रांति, पहले हरित क्रांति के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो क्रांति बहुत प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों। हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं तो भारत में हरित क्रांति और विश्व में हरित क्रांति। भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो क्या याद रखोगे बताओ जरा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के बीच में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या याद रखोगे एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो किसके लिए की गई थी, तो क्या कहोगे कृषि या फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अब इसका जो असर पड़ा था वो 2 फसलों पर पड़ा था, एक तो गेहूं और एक क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी चावल। एक तो गेहूं पे पड़ा था, दूसरा किस पे पड़ा था, चावल पर। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई थी, तो क्या कहोगे आप लोग 5%, यानी कि 5% गुना, 5 गुना यानी कि वृद्धि हुई थी प्यारे विद्यार्थी। और चावल में कितने गुना की वृद्धि हुई थी, तो क्या कहोगे 3% की। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या याद रखोगे एमएस। कौन, एमएस तो इंडिया के हैं, नॉर्मन बोरलॉग। कहां से शुरुआत हुई थी, मैक्सिको और क्या कहेंगे कनाडा। फिर अलग अलग प्रकार की क्रांति में आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जैसे कि हरित क्रांति तो क्या कहोगे बताओ जरा खाद्यान्न। उसके बाद श्वेत क्रांति तो क्या कहोगे दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के अगर बारे में बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से तो संबंध रखती ही रखती है। इसका संबंध कौन से प्रोडक्ट से है, तो क्या याद रखेंगे अमूल प्रोडक्ट से। और अगर आपसे कहा जाए कि अमूल के जनक कौन है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी वर्गीज कुरियन। फिर उसके बाद बताया मैं आप लोगों को कि श्वेत क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, रजत क्रांति के जनक कौन है, तो क्या याद रखोगे अंडा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या कहेंगे मत्स्य। और लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या याद रखेंगे टमाटर और क्या कहोगे मांस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली है। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोल से है। उसके बाद अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे नदी जोड़ो परियोजना से। इस प्रकार मैं आप लोगों के साथ सारी की सारी क्रांतियों का डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद बताया कि कौन सी क्रांति के जनक कौन है प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये था प्यारे विद्यार्थियों
फसलों का और आपकी क्रांतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ये बताओ इसका कंटेंट या कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा हो, तो प्लीज इसका कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप ऐसे ही अपना प्यार आचार्य सुपर 20 पे बनाए रखें प्यारे विद्यार्थियों। एक दिन दूर नहीं जब आपका ये चैनल भी बहुत ऊंचाइयों को आपके सहयोग से जरूर छुएगा प्यारे विद्यार्थियों। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और यहां तक देखो आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल यहां तक आया है। और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें कि अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मैं जिस टॉपिक पे भी आप कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस ये कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करा दी जाएगी। बस एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप लोग बस ऐसा ही प्यार अपना इस चैनल पर बनाए रखें प्लीज प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे पहले आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बधाई देता है। आप बहुत मेहनत करें जिससे कि इस बार ये एग्जाम आपके कोई ना कोई सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए। और जब आपका एग्जाम पूर्णतः क्वालिफाई हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपकी तो जिंदगी बनेगी बनेगी और आपके साथ साथ आपके घर वालों की, आपके मम्मी पापा की, ठीक है, वो उनकी भी जिंदगी आप लोगों के साथ स्वर्ग में पहुंच जाएगी प्यारे विद्यार्थी। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थी देखो उनकी जिंदगी को अच्छा बनाएं, जो आपके माँ बाप में खूब मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। और देखो दूसरी बात, पढ़ाई को इतना प्रेशर में ना लें। जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं बस उसका सिलेबस निपटाएं, 5 या 6 साल पहले के मॉक टेस्ट लगा ले, बस इतना ही काफी है प्यारे विद्यार्थी। बस हाँ इतना जरूर है कि जो भी आप पढ़ें बहुत ही डीप से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि पढ़ाई का नाम करें कि बस पढ़ाई का नाम कर रहे हैं, कई घंटे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और माइंड में उसका 1% भी नहीं रख पा रहे। भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन उसे माइंड में याद रखें। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।